Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn the working of English with the Hindu editorial experiment. So, without wasting any time, let's start the class. तो आज अपने द हिंदू एडिटोरियल का एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ से इंग्लिश की जो रियल वर्किंग है उसको सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अपना यही चलता है, एक क्लास में अपने क्या करते हैं, इस कोर्स में इंग्लिश की वर्किंग सीखते हैं द हिंदू एडिटोरियल के एक्सपेरिमेंट से, और जो नेक्स्ट क्लास होती है उस क्लास में अपने क्या करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस करते हैं, वहाँ पे यूजेस किस तरीके से यूज करना इंग्लिश की वर्किंग को, वो चीज़ सीखते हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करें। आज का जो एडिटोरियल है वो क्या है, उसका टाइटल पढ़ लेते हैं, अनदर चैलेंज। अनदर चैलेंज का मतलब दूसरा चैलेंज, एक और कोई आया है, उस चैलेंज, उस चुनौती की बात कर रहा है ये। ऑन किस पे, आपका द राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस केसेस। जो म्यूकोरमाइकोसिस केसेस हैं उनके ऊपर आपका क्या, उसके राइज हो रहे हैं। जो एक नई डिजीज निकल के आई है सामने कोविड के कारण, जो आपका कोरोना, उसके कारण, उसके इन्फेक्शन की फॉर्म में म्यूकोरमाइकोसिस। तो उस डिजीज का जो राइज है उसके केसेस में, उस बढ़ोतरी के ऊपर आपका क्या है, एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इसका निचोड़ है, समरी है, वो क्या है, द राइज इन, राइज का मतलब बढ़ोतरी, इन म्यूकोरमाइकोसिस केसेस। जो म्यूकोरमाइकोसिस केसेस हैं, उस डिजीज के जो केसेस हैं उनमें जो राइज है, राइज का मतलब बढ़ोतरी है। तो राइज आपका एक्शन की फॉर्म में भी होता है और राइज आपका नाउन की फॉर्म में भी होता है। केसेस अंडरलाइंस, वो अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइंस है, इसको आप, मैंने बोला है आपको कैसे पढ़ना है, डज अंडरलाइन की फॉर्म में पढ़ना है। आपको मैंने टेंसेस करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा टेंसेस रियल वर्किंग, इस फॉर्म में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहां से टेंसेस को गो थ्रू कर लेना, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर वर्किंग वगैरह समझ में आ रही है लेकिन इतना क्लियर नहीं हो पा रहा सेंटेंसेस वगैरह, क्योंकि पहले हमें टेंसेस करवा दीजिए। तो मैंने टेंस की बीच में क्लासेस को इनको क्या किया था, रोका था थोड़े टाइम के लिए, जो 30 डे चैलेंज वाला कोर्स है उसको। तो उसके बीच में मैंने आपकी टेंसेस की क्लासेस करवा दी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर उनको गो थ्रू नहीं किया है तो उन क्लासेस को आप गो थ्रू कर लो, क्योंकि वहां से आपकी जो बेस है, जो बेसिक है, वो सारा का सारा वहां से क्लियर हो जाएगा। विदाउट स्ट्रक्चर अपने टेंसेस है सेंस की फॉर्म में, रियल वर्किंग क्या होती है टेंसेस की, वो वहां पे करवाई गई है। तो उसके बाद में जिन स्टूडेंट्स ने उन टेंसेस को कर लिया, वो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली एडिटोरियल के अंदर। क्लियर आप लोगों के? तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना जिसने भी उस क्लासेस को नहीं देखा, और अगर किसी को कोई डाउट आता हो तो भी आप उन क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो। तो अंडरलाइंस को पढ़ेंगे अपने, डज अंडरलाइन। तो डज अंडरलाइन का सब्जेक्ट, अंडरलाइन का मतलब किसी चीज को अंडरलाइन करना, रेखांकित करना, इंपॉर्टेंस बताना उसकी। तो डज का सब्जेक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, अपने जाएंगे म्यूकोरमाइकोसिस केसेस के पास में जाएंगे, तो उसको तो कौन खा गया, इन खा गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बना इसका, राइज बना। आपको पता है, मैंने लिखवाया भी था टेंसेस की क्लासेस में, फर्स्ट क्लास में, कि किसी भी जो असिस्टेंट है, मॉडल है या सेंटेंस है, उस सेंटेंस को एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया ना इनके साथ, जो आपका म्यूकोरमाइकोसिस केसेस हैं वो तो इसके अंदर चला गया ना इनके साथ, तो इसलिए वो उसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो फ्री नहीं है। तो इसका सब्जेक्ट है राइज। जो बढ़ोतरी है वो अंडरलाइन करती है, रेखांकित करती है, इंपॉर्टेंस बताती है, उस पर फोकस लेकर आती है। किस पे, अंडरलाइंस द नीड, आवश्यकता पे, फॉर किसके लिए, डायबिटिक्स। डायबिटिक्स का मतलब जो डायबिटीज के मरीज हैं, मधुमेह रोग के जो मरीज हैं, टू गेट वैक्सीनेशन, क्या करने के लिए, वैक्सीनेशन प्राप्त करने के लिए, टीकाकरण वगैरह प्राप्त करने के लिए, वैक्सीन प्राप्त करने के लिए उनके लिए जो आवश्यकता है उसको अंडरलाइन करती है। मतलब जो म्यूकोरमाइकोसिस केसेस आने लगे हैं, जो फंगल इन्फेक्शन है, उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पहले कोरोना वाली सिचुएशन उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसके बाद में उसका एक साइड इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, वो और ही खतरनाक है, उससे ही ज्यादा खतरनाक है। तो वो अंडरलाइन करता है, वो बढ़ोतरी क्या कर रही है यहाँ पे बता रही है आवश्यकता को। किसके लिए आवश्यकता है, जो डायबिटिक्स के मरीज हैं, डायबिटिक्स हैं यानी डायबिटीज के जो मरीज हैं, उनके लिए क्या करने के लिए बता रही है आवश्यकता, टू गेट वैक्सीनेशन, नीड टू गेट। रियल में अगर अपने यहाँ पे देखें तो नीड टू गेट वैक्सीनेशन, टू यहाँ पे एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। टू की दो वर्किंग होती है, या तो एज ए मॉडल या एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा। तो यहाँ पे एज ए मॉडल वर्क कर रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइमलाइन पे देखूं, आप पिक्चर बनाया करो टाइमलाइन में, आपको दिक्कत नहीं होगी। आवश्यकता है, किसके लिए आवश्यकता है, डायबिटिक्स के लिए। डायबिटिक्स के लिए जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता यहाँ पे जो नीड है, उस नीड को अंडरलाइन करता है। नीड क्या करने की, आगे जाकर गेट वैक्सीनेशन, मतलब इस पॉइंट से आगे कभी भी आगे वैक्सीनेशन लेने के लिए उसकी आवश्यकता को क्या करता है,
ये यहाँ पे गेट वैक्सीनेशन की आवश्यकता को अंडरलाइन करता है। क्लियर है? सेंटेंस क्लियर हो गया आप लोगों के? तो ये टू का अपने को पता है, टू का जो फील्ड होता है, अगर एरिया की मैं बात करूं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, आपने मैथ्स वगैरह में किया होगा जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो ये इधर का जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा, ये आपका जो पार्ट है वो होता है टू का, और टू हैव का पार्ट होता है इधर की साइड। और टू हैव वाला मैंने एलिमेंट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एलिमेंट वर्किंग फॉर्म में आपको एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, वहां पे मैंने टू वर्सेस टू हैव करवा रखा है, ठीक है, वहां से आपके क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको गो थ्रू कर लेना। चलते हैं एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। द सेकंड वेव, द सेकंड वेव, अब पिक्चर बनाते चलो, जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, कोई दिक्कत है ही नहीं। फीलिंग समझनी है, मैंने आपको बताया टेंसेज में आपको सेंटेंस की ओनली फीलिंग समझनी है। द सेकंड वेव जो दूसरी लहर है ऑफ की, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया, किसकी दूसरी लहर? ऑफ द पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक की दूसरी लहर। तो खेल रहा है, कौन खेल रहा है? पेंडेमिक का भाई खेल रहा है। तो पेंडेमिक खेल रहा है भाई, पेंडेमिक का भाई खेल रहा है, तो सब्जेक्ट कौन होगा? भाई होगा। पेंडेमिक उसकी क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, महामारी की जो सेकंड दूसरी वेव है, हैज थ्रोन अप, वो थ्रो अप कर चुकी है, फेंक चुकी है, मतलब एकदम से ला चुकी है, ठीक है। क्या ला चुकी है? हैज थ्रोन अप। हैज का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो पेंडेमिक को ऑफ खा गया, सब्जेक्ट क्या हुआ? द सेकंड वेव सिंगुलर, तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, बिल्कुल सही है। तो जो पेंडेमिक की सेकंड वेव है, हैज थ्रोन अप, थ्रो अप किया उसने, एकदम से लेकर आई है, फेंका है किस चीज को? अनदर, दूसरा सीरियस चैलेंज, एक सीरियस चैलेंज यहाँ पे उसने क्या किया है, चुनौती क्या है उसने लेकर आया है। ये सेकंड वेव है किसकी? पेंडेमिक की। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है विदाउट एस के, उसका मतलब होता है पास में, बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है एस लगने के साथ में, उसका मीनिंग होता है आपका के अलावा। बिसाइड्स, के अलावा, किसके अलावा? देखो मैं, देखो यहाँ पे मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे आपको एडिटोरियल पढ़ना है, अगर आपको रियल में वर्किंग सीखनी है। और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा एडिटोरियल में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, बहुत हमने रीडिंग की, हम एडिटोरियल वगैरह की बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। देखो आपने बहुत ज्यादा रीडिंग की है तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, रीडिंग की प्रैक्टिस हो गई तो आपको एडिटोरियल समझ में आने लग जाएगा। लेकिन बहुत से सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं है, क्योंकि वो विदाउट वर्किंग नहीं सीख सकते आप। रियल वर्किंग जब आपको पता ही नहीं है उसकी रियल वर्किंग क्या है, आप ऐसे ही आंख बंद करके लगे, आंख बंद करके तो वैसे क्या पढ़ोगे, ठीक है, मतलब कहने की बात है, मतलब एकदम मतलब बिना कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब या फिर बिना जो रियल आपकी कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिंग नहीं है, उस फॉर्म में बोल रहा हूँ आंख बंद करके। कहीं आप बोल दो कि सर आंख बंद करके कौन पढ़ता है, समझ में आ रही चीज? तो मतलब क्या हुआ, आप मतलब लगे रहते हो ओनली रीडिंग बढ़ाओ रीडिंग, क्योंकि आपको ये बोला जाता है रीडिंग बढ़ाओ रीडिंग, तो आप रीडिंग बढ़ाते रहते, फिर भी आपको कुछ सेंटेंसेस में कंफ्यूजन आता है, फिर भी आपके जो आरसीज वगैरह होते हैं, जो पैराग्राफ वगैरह आता है एग्जाम में, वो नहीं हो पाते, क्योंकि आप रियल मीनिंग नहीं पढ़ पाते। तो वहां क्वेश्चन में उसने पूछा है, उसने जिस तरीके से पूछा है, तो और आपने रियल मीनिंग पढ़ा ही नहीं, तो आपको ऐसे लगता है कि ऐसी बात तो आपके पैराग्राफ में आई नहीं, क्योंकि आपने जो पढ़ा आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ लिया, उस सेंटेंस का रियल मीनिंग था वो आप पढ़ नहीं पाए। तो आपको तो ये लगेगा ना कि ये चीज तो आई नहीं, इसने कहां से क्वेश्चन पुट कर दिया, ठीक है, तो वो दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपकी वर्किंग जरूरी है। तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, साथ साथ आप एलिमेंट से क्वेश्चन पूछते चला करो। एलिमेंट से क्वेश्चन पूछोगे तो अपने आप आपको आंसर मिला तो सेटिस्फेक्शन, नहीं मिला तो इसका मतलब गड़बड़ है, फिर दूसरी वर्किंग वगैरह चेक किया करो। समझ में आ रही है आप लोगों की चीज? तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। कोई बोलेगा सर आप बहुत स्लो हो, इससे तो हम बहुत स्लो हो जाएंगे, एग्जाम में कैसे करें? ऐसे टाइम कंज्यूम नहीं होता। मुझे पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मैं पढ़कर दिखाऊं या तो आपको एक डेमो की फॉर्म में कि अलाउ इन जस्ट अबाउट 3 मंथ्स, केवल 3 महीने में नंबर ऑफ जो केसेज है वो टच करते हुए 4.4 लाख को, मे 6 को, और जो एक साथ मिलकर केसेज क्रॉस करते हुए 15 मिलियन को, मोर्टेलिटी रीच करती हुई पीक पॉइंट पे इतनी, ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है वो इतने 1.5 लाख तक नियरली वहां तक पहुंच चुकी है। इस तरीके से देयर इज, उसके अलावा क्या है, एक ग्रोइंग नंबर ऑफ इन केसेस, जो ये नई डिजीज है इसके केसेस भी आगे जो कि रिपोर्ट किए जा रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर। मैंने तो पढ़ दिया, अब मैंने आपको सुनाया है पढ़कर, इसलिए मुझे इसमें टाइम नहीं लगा, नहीं तो मुझे टाइम नहीं लगता। मैं देखो कैसे पढ़ता हूं, पढ़ दिया, ठीक है, पढ़ दिया पूरा का पूरा। समझ में आ रही है चीज? मतलब इतना टाइम लगा मुझे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पढ़ने में। जैसे देखते जा रहा हूँ साथ की साथ ही सारी वर्किंग क्लियर होती जा रही है। अब यहाँ भी एक अच्छी वर्किंग आएगी, वो मैंने अभी पढ़ा है तो मुझे पता लगा है, लेकिन मैं अभी उस कंफ्यूजन की फॉर्म में बताऊंगा, लास्ट में जाकर आपको वो क्लियर करूंगा कि कंफ्यूजन आता है तो वर्किंग को चेंज कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा।
बिसाइड्स के अलावा, किसके अलावा, इन जस्ट में, जस्ट मतलब केवल, अबाउट 3 मंथ्स, अबाउट के बारे में भी होता है और लगभग भी होता है। तो 3 मंथ्स के बारे में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लगभग 3 मंथ्स में के बारे में, तो यहाँ पे दो ओवरलैपिंग हो जाएगी किसकी, आपकी इन और अबाउट की ओवरलैपिंग हो जाए, दो प्रीपोजिशन की ओवरलैपिंग हो जाएगी कि 3 महीने में या 3 महीने के बारे में, या तो 3 महीने के बारे में बात करोगे या 3 महीने में कुछ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन की फॉर्म में वैसे वर्क नहीं कर रहा, अबाउट आपका के बारे में नहीं है, अबाउट आपका लगभग की बात कर रहा है, मतलब लगभग 3 महीने में, लगभग केवल 3 महीने में, इस तरीके से बोल सकते हो। तो आप जस्ट और अबाउट को देखकर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों एलिमेंट ऐसे कैसे आ गए। अबाउट आपका अलग बात कर रहे हैं, वो मीनिंग दे रहा है लगभग का, और जस्ट आपका केवल की बात कर रहा है कि केवल लगभग 3 महीने में, केवल 3 महीने में भी हो सकता है और केवल लगभग 3 महीने में, जस्ट नियरली, उस तरीके से। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों की वर्किंग अलग अलग है, तो अपनी जगह दोनों सूट कर रहे हैं, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो के अलावा लगभग 3 महीने, जस्ट को एक बार छोड़ दो, लगभग 3 महीने में के अलावा, यहां इतना मीनिंग नहीं आया ना इस बात का, लगभग 3 महीने में के अलावा, क्या क्या बोल रहे हो, के अलावा, किसके अलावा, लगभग 3 महीने में के अलावा, मीनिंग नहीं आया, मतलब यहां गड़बड़ है। अब सेंटेंस पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, आगे पढ़ते हैं पूरा। ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, मैंने अभी पढ़ा है ना, तो यहां बिसाइड से लेकर आपका पेशेंट्स तक एक पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। दिक्कत ये होती है स्टूडेंट्स की कि इतना बड़ा अगर एरर वगैरह में आ जाए तो कि सर छोटे छोटे सेंटेंसेस में एरर निकलनी है, इतने बड़े में कहाँ से एरर निकालें, उसको देखते ही स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। तो जितना बड़ा सेंटेंस इजी होता है, अगर आपकी वर्किंग क्लियर है तो आपकी वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, आपको हर एलिमेंट को चेक करते जाओ, बस आपको क्या दिक्कत है, स्कैनिंग करनी है। एरर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, देखो एरर का यही मेथड होता है, आपको स्कैनिंग करनी होती है। तो आप क्या करो, हर एलिमेंट को चेक करते जाओ और लास्ट में कंप्लीट पर कर कंप्लीट मीनिंग की फॉर्म में एक बार और चेक कर लेना। पहले हर एलिमेंट को चेक करते जाओ कि सेटिस्फाइड है या नहीं है, अगर नहीं सेटिस्फाइड जहां पे होता है वहीं पे एरर टिक कर दो आप, ठीक है, सेंटेंस को पढ़कर, और लास्ट में जाकर सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग चेक कर लो, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। मीनिंग सेटिस्फाई होना चाहिए और एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं आगे। द नंबर ऑफ डेली केसेस, जो नंबर है डेली केसेस का, डेली जो केस आ रहे हैं उसका जो नंबर है टचिंग, टच करते हुए 4.14 लाख ऑन May 6, May 6 को 4.14 लाख को टच करते हुए। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अब अपनी दिक्कत हुई है टचिंग क्या है, आईएनजी दिखते ही आपके 4 वर्किंग आनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको नोट डाउन करवा रखा आपके नोट्स में, अगर जिसने नहीं किया है तो वो नोट डाउन कर लो। आईएनजी दिखते ही आपके माइंड में 4 वर्किंग, फर्स्ट वर्किंग आप उसे मेन एक्शन की फॉर्म में लोगे, नेक्स्ट वर्किंग एडजेक्टिव की फॉर्म में, थर्ड वर्किंग जो है वो आपकी क्लोज की फॉर्म में, और फोर्थ वर्किंग आपकी जेरेंड की फॉर्म, जेरेंड यानी नाउन की फॉर्म में। तो यहाँ पे मेन एक्शन के लिए तो आपको पता है इजेमार वोजवर जैसा कुछ होना चाहिए, मतलब इसको मॉडल होना चाहिए, मेन एक्शन में तो मॉडल जरूरी है। तो यहाँ पीछे जाकर देखें तो यहाँ तो पीछे कोई मॉडल ही नहीं है, और मॉडल पीछे ही आएगा ना, एक्शन से पहले ही तो आएगा ना असिस्टेंट, तो मॉडल पहले आना चाहिए, इसका मतलब इससे पहले कुछ भी नहीं है, डज बी, डू बी, ऐसा कुछ भी नहीं है, विल बी वगैरह, तो इसका मतलब ये मेन एक्शन तो नहीं होगा। उसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है तो मतलब उसके बाद में नाउन होना चाहिए जिसके लिए वो यूज हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिटी होती है नाउन की। तो टच करने वाले 4.14 लाख, टच करने वाले 4.14 लाख, तो डेली कैसे टच करने वाले 4.14 लाख, तो मुझे बताओ जो 4.14 लाख है वो टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उस पॉइंट तक पहुंच रहा है, या फिर नंबर जो है कैसे इसका वो टच कर रहा है 4.14 लाख को, देखना कौन टच कर रहा है 4.14 लाख को, 4.14 यानी उसको 4.14 यानी 14 लाख को कौन टच कर रहा है, यहाँ पे नंबर टच कर रहा है, इसका मतलब नंबर की तरफ से तीर चला और 4.14 जो लाख है उसके ऊपर टचिंग का तीर लगा हुआ है, इसका मतलब तीर लगा, इसका मतलब वो एक्शन ही होता है, तीर का मतलब एक्शन होता है। मेन एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो पीछे से कोई उसको मॉडल नहीं मिला। अब आपका क्लोज, वो एडजेक्टिव कभी एक्शन की फॉर्म में, वो तो एक मोड होता है, ठीक है, तो वो तो गया। अब जो क्लोज होता है वो भी एक एक्शन होता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक्शन होता है, ठीक है, जिसको मतलब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक्शन को यूज किया जाता है। और जेरेंड भी एक्शन होता है और एक्शन एज ए नाउन होता है, तो तीनों के तीनों एक्शन हो सकते हैं, मेन एक्शन, जेरेंड एंड क्लोज, ये तीनों एक्शन की बात करते हैं। और जो आपका एडजेक्टिव है वो मोड की बात करता है, तो एडजेक्टिव यहां से नहीं रहा क्योंकि आप टच कर रहे हो, टचिंग द वॉल, वॉल को, ही इज गोइंग टू टच द वॉल, वो वॉल को टच करने जा रहा है, वॉल दीवार को, तो दीवार को टच करेगा तो दीवार पे तीर लगेगा ना, तो 4.14 लाख को टच करेगा, उसको ऊपर तीर लगेगा, इसका मतलब एक्शन बन गया, उसका एडजेक्टिव तो है नहीं। तो इसका मतलब कौन टच कर रहा है, आप खुद से यहाँ पे पूछ कर देख लो, बता रहा है कौन है टच कर रहा है, 4.14 लाख ऑन May 6 को टच कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या होती है
कि सर यहाँ पे इज आना चाहिए था ना, क्योंकि नंबर सब्जेक्ट है उसका, इज टचिंग। अगर किसी को क्लोज नहीं आता है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, स्ट्रक्चर रटी हुई आईएनजी दिखते ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा सर, या तो यहाँ पे इज आना चाहिए, मई 6 की बात की है तो पास्ट की बात है तो वो जाना चाहिए था, वो टचिंग। सर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ तो एरर होगी। तो स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्ट देखते ही इसमें एरर कर देता है और नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मार्क्स मतलब वैसे क्या नेगेटिव तो रिजल्ट के बाद में होगा, वो तो सोच के यही आया है कि मैं अच्छा करके आया हूँ पेपर, फोड़ दिया मैंने पेपर, लेकिन उसको रियल में पता नहीं है कि वो फोड़ के नहीं आया, खुद फूट के आ गया। ठीक है, तो वो वाला केस है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रही है ना चीजें? तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो टचिंग आपका या तो जेरेंड होगा या क्लोज। जेरेंड होगा तो ये अलग से नाउन बनेगा, और नाउन बनते ही नाउन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी होता है। क्लोज, अब देखो जेरेंड जो होता है वो होता है एक्शन, और एक्शन किस फॉर्म में एक्शन होता है, वो यूनिवर्सल फॉर्म में एक एक्शन होता है और उसको नाउन बना देते हैं कि ये टचिंग ऐसी है या ऐसा है। लेकिन ये जो टचिंग है वो किसका एक्शन है, वो एक्शन नंबर है, जो डेली केसेस का जो नंबर है या जो डेली केसेस है उसका ये एक्शन है। तो मतलब जिस एलिमेंट के बाद में यूज हुआ है तो इसका एक्शन है, इसका मतलब इसी का एक्शन है, तो इसका एक्स्ट्रा एक्शन है। समझ में आ रही है चीज? क्योंकि ये इसका एक्शन की फॉर्म में, और एक्शन की फॉर्म में जब होता है रियल में तो वो आपका क्या होता है, या तो मेन एक्शन होता है अगर मॉडल वगैरह वहां पे पूरा सेंटेंस हो, या फिर आपका क्लोज होता है। क्योंकि जेरेंड जो एक्शन की फॉर्म में होता है वो यूनिवर्सल फॉर्म में एक एक्शन होता है, किसी का भी एक्शन होकर, और उसको नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, या तो उसको नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, या तो उसे क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करो, या फिर उसे आगे जाकर कोई सब्जेक्ट सेंटेंस दो, या फिर उसे क्या करो आप पीछे से एक्शन का तीर लगाओ। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका क्लोज है, और आपको एक बार के लिए क्लोज ही पढ़ना है। जेरेंड क्लोज में ये सबसे बेस्ट है, पहले क्लोज की तरह ट्रीट करो, क्लोज की अगर वहां पे वर्किंग ना हो फिर जेरेंड चेक करना होता है। तो नंबर ऑफ डेली केसेस, और क्लोज चेक करने के लिए क्या करो, यहाँ पे एक बार आप मॉडल लगाकर चेक कर लिया करो, विल बी टचिंग, नंबर ऑफ केसेस विल बी टचिंग। सेंटेंस बन रहा है तो वो क्लोज है, नहीं बन रहा तो वो नहीं होगा क्लोज। समझ में आया? क्योंकि वो सेंटेंस का ही पार्ट होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे इज लगाकर देख लिया करो आप, द नंबर ऑफ डेली केसेस इज टचिंग, नंबर टच कर रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है, इसका मतलब ये क्लोज होगा। ठीक है, जेरेंड लास्ट में चेक करेंगे अगर होगा तो, लेकिन एक बार अपने क्लोज चेक कर लिया, क्लोज को वेरीफाई कर लिया, हाँ क्लोज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज होगा। द नंबर ऑफ डेली केसेस टचिंग, टच करने वाले, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो टच करते हुए नंबर, और ऐसे ही बोल सकते हो 4.14 लाख को टच करने वाले नंबर, करने वाले भी बोल सकते हो क्लोज को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ डेली केसेस टच करने वाले 4.14 लाख को। और यहाँ पे एक चीज आती है कि सर ये तो एक क्लोज की फॉर्म में चला गया, तो नंबर ऑफ डेली केसेस फ्री है तो उसको सेंटेंस मिलना चाहिए आगे जाकर, चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये पॉइंट भी सही है। उसके बाद में क्या, एंड क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब एक साथ, संचय की फॉर्म में बढ़ते हुए एक साथ, अगर बात करें कंपोजिट फॉर्म में। केसेस क्रॉसिंग, फिर से आपका यहाँ पे आईएनजी क्लोज टाइप आ गया, क्योंकि ऊपर से अपने देखा सेम का सेम ही है, तो अपने एक बार इसको क्लोज ही पढ़ेंगे और अपने टाइम की वेस्ट करेंगे। क्रॉस करते हुए, पार करते हुए 15 मिलियन, 15 मिलियन को 1 करोड़ आपके हो गए, 1 करोड़ प्लस हो गए, 1.5 करोड़। ठीक है, तो 15 मिलियन को क्या करते हुए, क्रॉस करते हुए आपके क्या, या करने वाले क्या, क्यूमुलेटिव केसेस। उसके बाद है मोर्टिलिटी, मृत्यु दर, रीचिंग एन ऑल टाइम पीक, एक हाईएस्ट ऑल टाइम का मतलब अब तक का, रीच करते उसको, ये भी आपका उसके टाइप से, इसको भी आईएनजी क्लोज ही पढ़ेंगे, ऊपर अपने देख चुके हैं तो एक बार क्लोज ही लेकर चलेंगे, अगर मीनिंग में गड़बड़ होगी तब अपने चेंज कर देंगे। ठीक है, तो रीच करते हुए ऑल टाइम पीक, हाईएस्ट को, हर टाइम मतलब पूरे टाइम का, ऑफ किसका, ऑफ 4529 ऑन May 18, मतलब मोर्टिलिटी जो आपकी है वो 18 मई को क्या हुई थी, 4529 लोग मरे थे 18 मई को। तो वो ऑल टाइम का क्या करते हुए, रीच करते हुए हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची थी। ठीक है, वन डे के अंदर। एंड और द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, और टोटल नंबर ऑफ डेथ है, डेथ की जो कुल संख्या है, रीचिंग, रीच करते हुए क्या, नियरली लगभग 1.5 लाख। अब तक जो टोटल डेथ हुई है सेकेंड वेव के कारण, वो लगभग रीच करते हुए क्या होगी, 1.5 लाख बोल रहे हैं ये, रीच करते हुए टोटल नंबर उसके साथ। ठीक है, देयर इज नाउ ए ग्रोइंग नंबर, वहां क्या है, एक बढ़ता हुआ नंबर है, अब एक बढ़ता हुआ नंबर है। एक ग्रोइंग नंबर कैसा है, बढ़ता हुआ, डायरेक्ट पता लग गया, एक्शन होगा नहीं, ए लगा हुआ है ना, तो ए डायरेक्ट किसके लिए यूज है, नंबर के लिए यूज हुआ है, तो ए नंबर के लिए यूज होगा, तो ये आगे जाएगा नंबर पे, और आगे जाने के लिए उसे क्या चाहिए, पास, बीच में जो आ रहा है वो उसे पास करने वाला होना चाहिए, और पास कौन करता है, या तो नाउन करती है या एडजेक्टिव करता है। तो डायरेक्ट अपनी जो वर्किंग है उससे पता लग गया कि पास का काम कौन करेगा, ओनली नाउन या एडजेक्टिव करेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है
अगर डायरेक्ट ग्रोइंग के ऊपर बात करता तो ये जेरेंड की फॉर्म में जा सकता था, एक बढ़ोतरी, नंबर की बढ़ोतरी। लेकिन एक बार अपने इसको एडजेक्टिव की फॉर्म में लेंगे, एक नंबर की बढ़ोतरी तो मुझे लगा नहीं। देयर इज नाउ ए, वहां एक बढ़ोतरी है नंबर की, ठीक है, नंबर को ग्रो करना है, वहां एक नंबर को ग्रो करना है, क्योंकि ग्रोइंग नंबर हो गया मतलब नंबर को ग्रो करना, तो वहां एक नंबर को ग्रो करना है, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। मतलब एक नंबर है, संख्या है, कैसी, बढ़ती हुई संख्या, तो बिल्कुल सही है, बढ़ती हुई संख्या है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, डायरेक्ट ही पता लग गया। ऑफ किसका, ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस केसेस, मतलब म्यूकोरमाइकोसिस केसेस है उनके, ठीक है। अब यहाँ पे अपने देखें तो इज मिला अपने को, अपने सेंटेंस की बात आगे पढ़ें, एक बार पढ़ लेते हैं। बीइंग रिपोर्टेड इन कोविड-19 पेशेंट्स, जो रिपोर्ट किया जा रहा है किसमें, कोविड-19 पेशेंट्स में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इज जो अपने को मिला, पीछे अपने ने देखा था कि जो आपके अपने, एक बार मैं रफ करके दोबारा से बताऊंगा आप लोगों को। पीछे अपने ने देखा कि जो नंबर ऑफ डेली केसेस है ये भी फ्री है, क्यूमुलेटिव केसेस ये भी फ्री है, क्योंकि आगे तो उसको कोई सेंटेंस नहीं दिया, वहां पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्लोज है, इसका मतलब वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बाइंड है, कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है, तभी तो यहाँ पे क्लोज यूज किया। नहीं तो अगर वो फ्री होते तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए सेंटेंस देते, सेंटेंस उसने दिया नहीं। मोर्टेलिटी है वो भी आपकी क्या है, फ्री है, और उसके बाद में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी आपका फ्री है। तो ये फ्री तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे अपने बात करें तो एक ही सेंटेंस आ रहा है, वो कौन सा है, ये इज वाला। सेंटेंस का पता कैसे लगेगा आपको, डज भी है यहाँ पे, मतलब मॉडल से ही पता लगेगा कि वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस एक ही आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वो आपका है इज वाला। और इस इज का सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या है, मतलब वैसे ये ग्रोइंग नंबर होता है, जैसे अपने देयर इज ए लाइब्रेरी बोलते हैं, तो इज आपका किसके अकॉर्डिंग आता है, लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग आता है। तो इसका ऑलरेडी सब्जेक्ट क्या है, एक ग्रोइंग नंबर है, मतलब ये पूरा सेंटेंस अलग से इंडिविजुअल सेंटेंस यहाँ पे है। वैसे बोल सकते हो देयर इज का सब्जेक्ट बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बैक रिफ्लेक्शन लेता है। देयर वाला ऐसे ही होता है, देयर इज ए लाइब्रेरी इन माय स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। तो वो लाइब्रेरी के लिए यूज होता है। देयर आर मेनी चेयर्स, तो वो चेयर्स के लिए यूज होता है, लेकिन सब्जेक्ट देयर बनता है, लेकिन रिफ्लेक्शन पीछे से लेता है वो। तो यहाँ पे तो सेंटेंस बना हुआ ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब जो आपके नंबर ऑफ डेली केसेस हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए, क्यूमुलेटिव केसेस सेटिस्फाई नहीं हुए, और सेंटेंस में आपको हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करना कंपलसरी होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सर वो तो सेटिस्फाई हुए नहीं, तो ये तो सेंटेंस फिर समझ में नहीं आया, तो गलत है सेंटेंस। तो अब यहाँ पे अपने चेक करते हैं, जो पहले वाली गड़बड़ हुई थी ना अपने बोलने में, बिसाइड्स वाली, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट है। अब आपको दोबारा से चेक करना है मीनिंग को, ठीक है। अब आप उसका पार्ट ढूंढो अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे देखें एक बार, अगर मैं, क्योंकि यही गड़बड़ हुई थी ना, ये बिसाइड्स इसके साथ सेट नहीं हो रहा था ना, पढ़कर देखना, दोबारा पढ़कर देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पढ़ोगे इसको, मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, क्यों रिमूव कर रहा हूं, चेक करने के लिए। एक बार पढ़कर देख लो इसको बिना रिमूव किए, कि बिसाइड्स इन जस्ट अबाउट 3 months, लगभग 3 महीने में, या लगभग और जस्ट दोनों छोड़ दो, 3 महीने में के अलावा, 3 महीने में के अलावा, बोलकर देखो आप खुद से। अगर फीलिंग आपको नहीं आती है तो आप बार बार मन में बोलो, अगर आप बोलोगे तो आपको अपने आप फीलिंग आ जाएगी कि वो गलत है या सही है। कैसे, 3 महीने में के अलावा, 3 महीने में के अलावा, 3 महीने के अलावा सही था, लेकिन 3 महीने में के अलावा सही नहीं है। अगर इन नहीं होता ना फिर तो चलो ठीक था, लेकिन 3 महीने में के अलावा कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब इन ना होता ठीक था, लेकिन इन है इसलिए ये बिसाइड्स इसके लिए यूज नहीं हो रहा। तो बिसाइड्स इन 3 months के लिए नहीं है। तो एक बार इसको रिमूव करो और अब पढ़ो, बिसाइड्स द नंबर ऑफ डेली केसेस टचिंग 4.14 लाख, 4.14 लाख को टच करते हुए डेली केसेस के नंबर के अलावा देयर इज नाउ ए ग्रोइंग नंबर ऑफ दीज केसेस। समझ में आया आप लोगों के, क्लियर हुआ ना। मतलब क्या हुआ, टच करते हुए 4.14 लाख को टच करते हुए डेली केसेस के नंबर के अलावा अब एक नंबर आया, ग्रोइंग नंबर आया है किसका, म्यूकोरमाइकोसिस केसेस का एक नंबर आया है। मतलब इन नंबर, डेली केसेस के नंबर के अलावा अब है एक बढ़ता हुआ नंबर इन केसेस का। उसके अलावा एक और चीज आई है इन चीजों के अलावा, और किसके अलावा, ओनली इसके अलावा नहीं, इसमें सारे ही आ जाएंगे, द नंबर ऑफ डेली केसेस, क्यूमुलेटिव केसेस, मोर्टेलिटी एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। मतलब क्या हुआ कि डेली केसेस के नंबर, क्यूमुलेटिव केसेस, मोर्टिलिटी और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स के अलावा म्यूकोरमाइकोसिस केसेस की बढ़ती हुई संख्या भी अब है साथ में। मतलब क्या हुआ, इन लोगों के अलावा अब उनके साथ ये भी है। समझ में आई चीज,
मतलब क्या निकला, मतलब कोई मान लो ऐसे बात करें अपने कहीं पे, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग वगैरह हो रही है, तो जैसे मान लीजिए अपने बात करें कि सीएम है वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर है कुछ स्टेट्स के, उसके बाद में डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो क्या बोला कि पहले तो ये 3 थे या 4 थे जितने भी, तो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सीएम्स के अलावा रीचिंग द वेन्यू जो रीच कर रहे हैं, उनके अलावा देयर इज नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, वहां पे अब प्राइम मिनिस्टर खुद भी हैं। समझ में आ रही है चीज? तो ये इस तरीके से आपका सेंटेंस है। क्लियर हो आप लोगों को? समझ में आया ना? तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप बोलोगे सर एंड यहाँ पे तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, फिर यहाँ पे वापस से कोमा लगा दिया, फिर एंड दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसा कोई रूल्स नहीं होते, ऐसी कोई बात नहीं होती। आप कैसे यूज कर सकते हो। और वैसे भी ये जो एंड है ये इन दोनों को ऐड कर रहा है, द नंबर ऑफ डेली केसेस एंड द नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव केसेस। तो रियल में अपने अगर बात करें, ठीक है, किसकी, इस सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस का जो रियल रिफ्लेक्शन है एंड का, वो कहां से है, यहां से है। समझ में आई चीज? ये आपका यहां से है, और जैसे ये यहां से है तो इसका मतलब ये टचिंग नंबर के लिए नहीं है, टचिंग किसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डेली केसेस के लिए, और ये टचिंग क्रॉसिंग किसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्यूमुलेटिव केसेस। तो मतलब क्या निकला कि डेली केसेस जो टच कर रहे हैं वो, और जो क्यूमुलेटिव केसेस जो क्रॉस करे 15 मिलियन को, उनके नंबर, उसके बाद मृत्यु दर, और उसके बाद रियल जो तीनों को मिलाने वाला जो, ये दोनों मिलकर एक बनेंगे क्वांटिटी। कौन सा? ये द नंबर ऑफ डेली केसेस और क्यूमुलेटिव केसेस, ये मिलकर एक क्वांटिटी बनेंगे। रियल में यहाँ पे अगर अपने देखें, आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे रियल में कितनी क्वांटिटी है, जो एंड लास्ट वाला जो एंड जोड़ रहा है वो कितनों को जोड़ रहा है, तो लास्ट वाला जो एंड है वो कितनों को जोड़ रहा है, लास्ट वाला। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसे कर सकते हो क्या आप चीज, ऐसे सोच सकते हो क्या? अगर ऐसे सोच सकते हो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ओनली इंग्लिश में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसी सोच लेकर आनी है। देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, मैंने सेंटेंस देखा, देखते ही मुझे अपने आप क्या हो रही है, फीलिंग आ रही है। पहले मैंने नहीं बताया, पहले मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैंने पहले इसको देखा ही नहीं था। मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करवाता हूं, अब मतलब तैयार किया और उसके बाद में डायरेक्ट आपको सोल्व करवाना स्टार्ट कर देता हूं, डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। तो मैंने पहले नहीं पढ़ा इसको, पहले मैंने क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे सर प्रैक्टिस करके, अगर प्रैक्टिस की होती, वैसे भी मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता बैंक के साथ, और अगर प्रैक्टिस की होती तो मैं यहाँ पे जो आपका है, पहले मैं इस टचिंग को नंबर के लिए भी बोल रहा था, डेली केसेस मतलब दोनों के लिए हो सकता है, ये बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, ये चीज बोल रहा था। और नंबर ऑफ डेली केसेस को मैंने अलग से पढ़ा था, और क्यूमुलेटिव केसेस को मैंने स्टार्ट में अलग से पढ़ा था। जब मैं डेप्थ में इसकी वर्किंग पे गया तब जाकर मुझे पता लगा कि भाई रियल में एंड का रिफ्लेक्शन तो ऑफ के बाद में है, मतलब नंबर डेली केसेस और क्यूमुलेटिव केसेस दोनों के लिए यूज हो रहा है। समझ में? कब पता लगा? सेंटेंस पढ़ने के बाद पता लगा। स्टार्ट में मैंने पढ़ता गया तो मुझे अलग अलग दिखाई देते गए, और जब मैं दोबारा से उसका रियल मीनिंग लेने आया, रियल मीनिंग लेने आपको आना है, तब मुझे रियल वर्किंग उसकी दिख गई। तो इसमें मुझे टाइम नहीं लगा, बिल्कुल देखते ही मुझे पता लग गया। क्यों? क्योंकि मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा की हुई है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, क्योंकि ये सारा मेथड मेरा खुद का ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या, जो खुद से बनाया रिसर्च करके, तो सारी चीज़ें क्लियर है, सेंस चमका हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा ही सेंस आप लोगों को चमकाना है, तो इंग्लिश में तो आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, चांस ही नहीं है नेगेटिव होने के। बस एक वोकेब थोड़ी सी तैयार कर लेना आप। वोकेब का ये फैक्टर होता है कि वो तो तैयार करनी ही पड़ेगी, और उसको तैयार करने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। डेली उसको रूटीन में यूज करना है और रूट वर्ड मेथड के साथ में चलना है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरीके से इसको करना होता है। तो यहां पे जो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो एक तो मैं पूछूं ये एंड कितनों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये एंड कनेक्ट कर रहा है किसको? डेली केसेस और क्यूमुलेटिव केसेस को, मतलब 2 को कनेक्ट कर रहा है। और ये वाला एंड कितने को कनेक्ट कर रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे 4 को कनेक्ट कर रहा है। किसको? एक तो द नंबर ऑफ डेली केसेस को, एक क्यूमुलेटिव केसेस को। एक बार मैं रफ करके दोबारा से देखते हैं, इसको रफ नहीं करेंगे। एक तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट को ऐसे लगेगा, एक तो ये द नंबर ऑफ डेली केसेस को, दूसरा बोला क्यूमुलेटिव केसेस को, थर्ड बोलेगा मोर्टिलिटी को, और फोर्थ बोलेगा किसको? द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स को। इन चारों को कर रहा है सर, लेकिन ये इन चारों को नहीं कर रहा, ये ओनली 3 को कर रहा है, क्योंकि ये जो एंड है ये डेली केसेस और क्यूमुलेटिव केसेस को बनाकर दोनों को मर्ज करके एक एंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, और ये फिर सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। ये 3 को क्या कर रहा है यहाँ पे? कनेक्ट कर रहा है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? समझ में आया ना? अब ये भी डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को था कि यहाँ पे भी एंड आ गया और दोबारा से फिर एंड यूज क्यों किया सर? अभी तो मतलब यहाँ भी तो कोमा दे सकते थे। अब क्लियर हो ना आप लोगों की ये एंड कैसे है? ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत शानदार, वो शक्तिमान वाली बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। समझ में आ रही है? तो वो वाला कैसे, ये आपको छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मतलब ये आपकी थिंकिंग है,
ये आपका सेंस है। इतना डेप्थ में देख सकता है क्या? इतना डेप्थ में आपका माइंड सोच सकता है क्या? इतना डेप्थ में सोच सकता है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रियलिटी है कि आपका माइंड कितनी डेप्थ में सोच सकता है। यहां से पता लगता है कि आपकी थिंकिंग कितनी हाई लेवल की थिंकिंग, आप कितना डेप्थ में सोच सकते हो, आपका कितना लेवल का चमका हुआ है, ये चीज बताता है यहाँ पे। तो मतलब कुल मिलाकर शानदार वाला चमका हुआ है। ठीक है, तो देयर इज नाउ, अब पूरी बात होगी कि इन चीजों के अलावा डायरेक्ट मीनिंग आ गया। अब क्या है? ग्रोइंग, बढ़ता हुआ नंबर है किसका? म्यूकोरमाइकोसिस केसेस का, बीइंग रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड है इन कोविड-19 पेशेंट्स में। अब यहां पे जो बीइंग रिपोर्टेड है वो आपका क्या हो गया? ये आपका क्लोज हो गया, आईएनजी फॉर्म में पैसिव क्लोज। बी जो आपका होता है बीइंग, जैसे अपने पैसिव करते हैं, जैसे ही इज रिपेयरिंग द कार की बात करें अगर अपने, तो द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। अब वहां पे आपको आईएनजी दिखते ही हुए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका अपने बात करें आईएनजी होता है, अपने बोलते हैं आईएनजी मोड हमेशा एक्टिव को बताता है। हाँ सही है, एक्टिव को बताता है, लेकिन एक केस छोड़कर, अब अपने बोल दें किस केस को छोड़कर? बीइंग वाला केस छोड़कर, क्योंकि बी खुद क्या करता है? पैसिव में ही कन्वर्ट कर देता है अपने आप उसको। होता है कि नहीं होता? पैसिव में कन्वर्जन करता है। बी आईएनजी होता, बी अपने बात करें बी रिपेयरिंग, उसमें तो रिपेयरिंग मोड में होना बताता है। वो रिपेयरिंग मोड में होना, इसका मतलब एक्टिव मोड में होना। लेकिन खुद जब बीइंग होता है, बीइंग और V3 आ गया, तो जो V3 है वो पैसिव को बताता है, तो बीइंग उसको प्रोग्रेस दिखाता है। लेकिन अपनों ने ये भी तो देखा ना, आईएनजी आपका एक्टिव तो दिखाता है, लेकिन ये भी तो देखा है आईएनजी, रियल में आईएनजी क्या होता है? प्रोग्रेस का एलिमेंट होता है, वो प्रोग्रेस को शो करता है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्टेड फॉर्म में ये V3 ईडी क्लोज को दिखाएगा, और बीइंग उसको क्या बनाएगा? प्रोग्रेस में लेकर आएगा। तो दो बातें हो गई, एक तो क्या हो गया? पैसिव मीनिंग हो गया, और साथ में क्योंकि आईएनजी देखते हैं आप इस फॉर्म में, आप एक्टिव मीनिंग मत ले लेना। क्यों नहीं ले लेना? क्योंकि रियल मीनिंग आप देखो कि क्या है, रियल में यहाँ पे पैसिव है, पैसिव बात है, और उसको वो क्या कर रहा है? प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो यहां आईएनजी एक्टिव मीनिंग देने के लिए नहीं आया, यहां आईएनजी प्रोग्रेस दिखाने के लिए आया है। अगर यहां पे आपका बीइंग यूज ना होता तो क्या होता? म्यूकोरमाइकोसिस केसेस के लिए है ये कि कोविड-19 पेशेंट्स में रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब कैसे रिपोर्ट किए गए, केस खुद रिपोर्ट नहीं कर रहा, केस को किसी के द्वारा रिपोर्ट किया गया, तो पैसिव है, तो डायरेक्ट हो जाता है। जो रिपोर्ट किए गए हैं, तो यहां से आता है कि रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इस तरीके से। लेकिन बीइंग रिपोर्टेड का मतलब जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं, प्रोग्रेस को दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका बीइंग इस तरीके से। समझ में आया? अब ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गया वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि सर रिपोर्टेड V3 है, उसके बाद बीइंग है, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये हमें समझ में नहीं आता। तो आईएनजी क्लोज की फॉर्म में पैसिव मीनिंग बोल सकते हो आप। रियल में ईडी है, ये उसको प्रोग्रेस में बता रहा है, तो यहां देखकर आप आईएनजी बोल सकते हो, इसकी जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन रियल में ये पैसिव क्लोज ही है आपका। तो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्ट किए गए, और बीइंग रिपोर्टेड का मतलब जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो उस तरीके से आपका एक्स्ट्रा यूज हुआ है। तो इस कंफ्यूजन जो है, इसमें कंफ्यूजन आता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना चाहिए। बीइंग जो आपका इस तरीके से V3 के साथ आएगा, तो V3 जो है रियल में वहां पे ईडी क्लोज है वो V3 वाला, लेकिन जो बीइंग है उसको प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने का काम आता है। तो इसलिए आप उसका एक्टिव मीनिंग मत ले लेना, कंफ्यूजन आ जाएगा तगड़े वाला, और गड़बड़ हो जाएगी बहुत तगड़े वाली। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे गलत कर दोगे। क्योंकि आपने ये देखो, स्टूडेंट्स क्या डेप्थ में नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट क्या सोचते हैं कि दो होते हैं क्लोज, आईएनजी होता है एक्टिव, जो रिपोर्टेड क्या ईडी होता है पैसिव। और जैसे यहाँ देखेंगे कि ये केस तो रिपोर्ट करते थोड़ी हैं, केस तो रिपोर्ट किए जाते हैं, तो केस पैसिव एलिमेंट हुआ सर, तो फिर आईएनजी कैसे आ गया? एरर। ऐसे नहीं करना, यहाँ पे आईएनजी क्लोज वैसे नहीं है, ये प्रोग्रेस को दिखाने के लिए यहाँ पे आईएनजी आया है। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे इसने बोला एक कंसर्न्ड हेल्थ मिनिस्ट्री, कंसर्न का मतलब जो संबंधित है। अब यहां पे कंसर्न होता है तो चिंतित भी हो सकता है, संबंधित दोनों ही सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक कंसर्न, तो मिनिस्ट्री कैसी है? कंसर्न। तो कंसर्न यहाँ पे ईडी क्लोज नहीं है, कंसर्न यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ईडी फॉर्म में एडजेक्टिव भी हो सकता है और क्लोज, क्योंकि एक हेल्थ मिनिस्ट्री, देखना ध्यान से कैसे जाएगा, क्लोज पास नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो ए क्या जाएगा? कंसर्न पे जाएगा, और कंसर्न पास करके रियल में ए यूज हुआ आपका किसके लिए? हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। और हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए यूज हुआ है, तो बीच में जो भी एलिमेंट आएगा वो कैसा आएगा? पास करने वाला आना चाहिए। तो नोट डाउन कर लो चाहे आप कि जब पास करना होता है किसी भी मतलब इंपैक्ट को, तो उसके लिए अपने यूज दो ही चीज आ सकती है आपकी, या तो क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर आपका क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। तो ये कंसर्न अपने आप क्या बन गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। और अगर ये लास्ट में होता ए हेल्थ मिनिस्ट्री कंसर्न,
हेल्थ मिनिस्ट्री जिसको कंसर्न किया गया है किसी के द्वारा जिसे कंसर्न किया गया है, तो वो वहां पे अलग मीनिंग हो जाता है। यहां पे तो क्या है, मिनिस्ट्री खुद कंसर्न्ड है और लास्ट में कंसर्न यूज कर लेते हैं मिनिस्ट्री के बाद में, तो मिनिस्ट्री को कंसर्न किया गया उस तरीके से आ जाता। तो यहाँ पे जो संबंधित हेल्थ मिनिस्ट्री है, हैज का सब्जेक्ट ए हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, सिंगुलर। नाउ अब आस्किड उसने पूछा है, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे करेंगे अपनी इसको। हैज नाउ आस्किड, वो अब पूछ चुकी है, बोल चुकी है ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स को टू क्लासीफाई क्या करने के लिए, तो स्टेट्स को उसने अब यहाँ पे बोला है, बोल चुकी है, इंपैक्ट आया है, आपका परफेक्ट है, मैंने टेंस में करवा रखा, टेंस में एक बार चेक कर लेना। क्या बोल चुकी है, स्टेट्स को बोल चुकी है क्लासिफाई करने के लिए, मतलब इस पॉइंट पे बोली है और आगे जाकर कभी भी क्लासिफाई कर सकते हैं, इस पॉइंट के बाद में यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहाँ जहां मन करे वहां कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करना है, ठीक है, मन उनका नहीं चलेगा, मतलब ऑर्डर की फॉर्म में बोल सकते हो कि क्लासिफाई कर, वर्गीकृत करें किसको, पता लगाए किसका, म्यूकोरमाइकोसिस का ए फंगल इन्फेक्शन, जो कि क्या एक फंगल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, म्यूकोरमाइकोसिस जैसे द मिस्टर क्लार्क द सीईओ, उस तरीके से ए फंगल इन्फेक्शन, फंगल का फंफूद वगैरह जो होते हैं उसका इन्फेक्शन, संक्रमण, उसको क्लासिफाई करे, किस तरीके से क्लासिफाई, एज ए की तरह, किसकी तरह क्लासिफाई करे, ए नोटिफाइबल डिजीज, एक सूचनीय, मतलब जिसकी सूचना दी जाए, जिस अलर्ट वाली डिजीज, रोग की, अंडर किसके अंतर्गत, अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जो एपिडेमिक का मतलब महामारी का जो डिजीजेज एक्ट 1897 है उसके अंडर में। ए फ्यू स्टेट्स हैव कंपाइल्ड, कुछ स्टेट्स क्या कर चुके हैं, कंपाइल कर चुके हैं, उसकी आज्ञा की पालना कर चुके हैं, उसकी मतलब आज्ञा मानना, पालना कर चुके हैं। आगे बात करें, एज नोटिफाइबल डिजीज, एक नोटिफाइबल डिजीज की तरह, एक बीमारी की तरह, ठीक है, एवरी सस्पेक्टेड जिस पे शक हो, संदेहास्पद हो, एंड कंफर्म्ड, और जो कि कंफर्म्ड केस है, तो ये आपके कैसा केस कैसे हैं, सस्पेक्टेड एंड कंफर्म्ड, सस्पेक्टेड एंड कंफर्म्ड को कनेक्ट कर रहा है कौन, आपका एंड, जो संदेहास्पद या कंफर्म्ड जिसकी पुष्टि हो चुकी है, ऐसे जो केसेस हैं, इज वो है, एवरी केस इज टू बी, वो है, तो केस क्या है इस पॉइंट पे है, टू बी होने के लिए, आगे क्या होने के लिए, टू बी रिपोर्टेड, रिपोर्ट किए जाने के लिए टू द स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट, किसकी तरफ है, स्टेट। तो पहले वाला जो टू है वो आपका एज ए मॉडल वर्क कर रहा है और सेकंड वाला टू है वो एज ए प्रीपोजिशन, ये डायरेक्शन को बता रहा है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ, और ये जो टू एक्शन को कनेक्ट कर रहा है कि आगे के एक्शन को कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपका टू की फॉर्म में क्या है, पैसिव है, ये पैसिव आपका टू की फॉर्म में, मॉडल के साथ विल बी रिपोर्टेड, ठीक है, इज रिपोर्टेड यानी डज बी रिपोर्टेड, वॉज डिड बी यानी वॉज रिपोर्टेड, डिड बी रिपोर्टेड, वॉज रिपोर्टेड, इस तरीके से टू बी रिपोर्टेड रिपोर्ट किया जाए, ना कि अगर टू रिपोर्ट होता तो इसका मतलब क्या, केस खुद रिपोर्ट करेगा, केस है रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन टू बी रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्ट होने के लिए, मतलब कोई और उसे रिपोर्ट करेगा, पैसिव हो जाएगा। तो हर सस्पेक्टेड एक नोटिफाइबल डिजीज की तरह, हर जो जिस पे शक होता है या फिर जो कंफर्म्ड केस है वो क्या हो, टू बी रिपोर्ट किया जाए, ठीक है, टू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, किसकी तरफ, स्टेट हेल्थ, स्टेट्स को बोला है कि आप जो आपका स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी तरफ आप उसे रिपोर्ट किया जाए वो आपका जो केस है। तो ये बात इसने बोली है। तो बड़ा ही शानदार एडिटोरियल था, बड़ी शानदार वर्किंग थी पीछे अपनों ने, एक नई, हर एडिटोरियल में अपने को कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है, तो हर एलिमेंट, हर एडिटोरियल से आपको एक नई वर्किंग सीखने को मिलती है, एक नया कॉन्सेप्ट तैयार होता है, और माइंड जो आपकी सोचने की क्षमता है वो एक लेवल पे बूस्ट होती है, तो एक लेवल इंक्रीज होता है माइंड की सोचने की क्षमता का, सोचने की शक्ति का, पावर ऑफ थिंकिंग का, ठीक है, और जो आपका सेंस है वो थोड़ा सा इग्नाइट होता है, हल्का सा, या कई बार ज्यादा होता है कई बार हल्का, लेकिन जरूर इग्नाइट जरूर होता है, मतलब थोड़ा चमकता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, और ये चीज अपने को चाहिए, अपने को सेंस ही चमकाना, अपना माइंड ही डेवलप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अपना माइंड डेवलप हो रहा है, क्योंकि अपनों ने बड़ी शानदार वर्किंग देखी। क्या वर्किंग देखी थी, एंड वाली वर्किंग, कि दो बार भी एंड यूज हो सकते हैं क्या सेंटेंस में, समझ में चीज, मतलब एक ही सेंटेंस में सेम एक ही एलिमेंट को कंबाइन किया जा रहा है, कुछ एलिमेंट को कंबाइन किया जाए तो उसमें बोलते हैं कोमा लगा लगा कर लास्ट में एंड यूज हो, उसमें पहले भी एंड यूज हो सकता है क्या, हो सकता है, और हर बार भी एंड यूज हो सकता है, एंड जैसे मोर्टिलिटी एंड, डेली केसेस एंड, आपके क्यूमुलेटिव केसेस एंड, नंबर ऑफ डेथ्स एंड, इस तरीके से आप मतलब ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए भी आप एंड यूज कर सकते हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि कोमा लग कर, सब में कोमा लगेगा लास्ट वाले में एंड, ऐसे आपको बताते हैं फैकल्टीज वगैरह रूल्स की फॉर्म में कि लास्ट वाला जो होता है उसमें लास्ट में जाकर एंड लगता है, उससे पहले सारे कोमा लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
कोमा कोमा में चला गया, ठीक है। उस कोमा के चक्कर में आप भी कोमा में चले जाओगे समझ में आ रही है, क्योंकि रिजल्ट आएगा नहीं, सिलेक्शन होना नहीं है, तो कोमा में मत जाना। तो कोमा ना जाने के लिए कोमा वाला इश्यू एक बार छोड़ दो आप लोग, नहीं तो कोमा में आप चले जाओगे, कोमा कोमा में नहीं है, ठीक है। तो वो वाला केस है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर बात ये है, कुछ भी हो सकता है। अपना सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्लास के स्टार्ट में भी अपने ये अगर बात करें या नोट्स आप बनाते हो उसके स्टार्ट में फ्रंट पेज पे आप लिख लेना, क्या लिखोगे, इंग्लिश के नोट्स हैं ये, इंग्लिश के हम सीख रहे हैं, और स्टार्ट में क्या लिखोगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कब तक, जब तक सेंसिबल रहे वो, जब तक उसका मीनिंग आए, ठीक है, तब तक कुछ भी हो सकता है। जब मीनिंग ऑकवर्ड हो जाए, करप्टेड हो जाए, तब कुछ भी नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं हो सकता, वो वाला कुछ नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है जिसका मीनिंग आता हो, माइंड में पिक्चर बने, सेंसिबल फॉर्म में वो मीनिंग दे, तो कुछ भी हो सकता है। ये आप लिख लेना। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया? तो ये अपना एडिटोरियल था, बड़ा ही शानदार एडिटोरियल, और एक जनरल अवेयरनेस है कि आप थोड़ा ध्यान रखो खुद का। अभी ओनली कोविड नहीं रहा, उसके साथ में उसका साइड इफेक्ट भी स्टार्ट हो गया, जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोल रहे हैं, और ये हैंडल नहीं हो पा रहा इजीली। कोविड का फिर भी ठीक है, हैंडल तो वो भी नहीं हो पा रहा, लेकिन वो ठीक है थोड़ा, मतलब उसमें मतलब चांसेस है बढ़िया, क्योंकि टाइम हो गया, तो डॉक्टर वगैरह थोड़े एक्सपर्ट हो गए उस तरीके से, वैक्सीन वगैरह अगर आपने बोले इफेक्ट करिए, ये बिल्कुल नया है, तो ये खतरनाक वाला है। और इसमें तो मतलब अभी स्टार्टिंग के अंदर केसेस आए थे, तो उसके अंदर तो डायरेक्ट 2-3 दिन के अंदर आंखें निकालनी पड़ती थी, ठीक है। स्टार्ट के अंदर कुछ केसेस सूरत वगैरह में आए थे, उसके अंदर क्या हो रहा था, 2-3 दिन में ये इतना तेज वाला फैलता है कि माइंड की तरफ चला जाता है, 3-4 दिन में तो माइंड में चला जाता है, फिर उसके बाद डेथ है, कुछ भी नहीं कर सकते। ये इतना शानदार क्या सॉरी खतरनाक वाला इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला इन्फेक्शन है। और क्या किया जा रहा है, 2-3 दिन में इतना फैल जाता है कि डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, आंखें निकालनी पड़ रही है, क्योंकि आंखों से फैलता है, आंखों से जाते हुए माइंड में जाता है, तो आंखें निकाल रहे हैं। तो इससे तो अच्छा है कि इंसान, मतलब आंखें के बिना इंसान जो अब तक आंखों के साथ, मतलब बचपन से कोई अंधा है तो चलो उसको हैबिट है, लेकिन विदाउट आंखें जीना मुझे तो दम सा घुटता है अगर सोचते ही हैं इस चीज को। तो खुद का थोड़ा सा केयर करो, और कोई ज़रूरी नहीं है बाहर मिलना वगैरह इतना ज़्यादा, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मतलब रीज़न भी है घर में बैठे रहने का, तो बाहर मत निकलिए बिना किसी ज़रूरी काम के। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप बाहर निकलिए, नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा, पता नहीं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो अलर्ट रहिए और सेफ रहिए, होम अपने घर पे रहिए, और सेफ रहिए, बाहर आउटिंग वगैरह ज़्यादा मत कीजिए। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? तो रिवाइज कर लीजिए अपनी क्लासेस को सारी की सारी, और आपको कोई डाउट्स वगैरह हो टेंसेस वगैरह, तो टेंसेस की क्लास है आपके पास अवेलेबल है, और टॉपिक की जो क्लास है वो भी मैंने डाल रखी है, टू वर्सेस टू हैव वगैरह, इस तरीके से और भी आपकी आ जाएगी। तो इनको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता, तो प्ले लिस्ट को आप चेक करते रहिए कि कुछ नया आया है या नहीं है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो फिर रिवाइज कर लेना क्लासेस को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।